जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा अर्थात पेट 2022 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज की इस क्लास में इस प्रश्न पत्र के कुल 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी। तो इसके आए हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे। ध्यान रखें कि इस सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल उन 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका संबंध सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस से है, और इन प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से देखने पर यह संभावना स्पष्ट रूप से बनती है कि आगामी जो 2023 की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें यह क्लास आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। यानी इस अधिनियम ने ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार द्वारा बैंकों पर प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से वर्ष 1969 में 14 बैंकों का तथा 1980 में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण जो है ये बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 की शर्तों के तहत किया गया था। वैसे तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या भारत में केवल 12 है, लेकिन वर्ष 1980 में एक समय था कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल मिलाकर के 20 थी, परंतु वर्तमान में 12 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एनईपी के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो प्राथमिक परिणाम था वह वैश्वीकरण था। आप सभी को एलपीजी रिफॉर्म के बारे में पता होगा। यह एक प्रकार का आर्थिक सुधार था। 1991 में महान आर्थिक संकट जब भारत पर आया था तो उससे उबरने के उद्देश्य से उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया था। ध्यान रखना योग्य बात है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व के बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आई थी, जिसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहा गया था। तो यह जो एलपीजी रिफॉर्म आया था तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जबकि वित्त मंत्री चूँकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारतीय उदारीकरण का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, और अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन भी हो गया है। ध्यान रखना है कि 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के द्वारा खाद्यान्न जिसमें खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में आई अभूतपूर्व वृद्धि को ही भारत में हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। नॉर्मन बोरलॉग जी को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो एक अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे।
जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। संविधान के लिए डीपीएसपी, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी डबलिन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, जिसमें से 10 देशों के संवैधानिक उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिनमें से आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, जर्मनी के संविधान से आपातकाल और रूस से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगर प्रश्न ये पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश का पड़ा है, तो वह देश है ब्रिटेन। और ब्रिटेन ही दुनिया का पहला देश है जिसने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और एक संविधान बनाया। यही कारण है कि ब्रिटेन को संविधान का जननी देश कहा जाता है। और ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री थे जिनका नाम था हेनरी वेन, उनको विश्व में संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में भाग 3 पूरी तरह से यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कुल 6 मौलिक अधिकार आते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 29 में है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ध्यान रखेंगे कि संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन संसद होता तो शायद वो भी सही हो सकता था। तो चाहे विधानमंडल कहा जाए और चाहे संसद, यहाँ पर संघीय विधायिका का आशय संसद से ही है। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या होता है कि कार्यपालिका का विधायिका अर्थात विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना होता है। भारत कार्यपालिका का अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का, यह बात सही है। ए ऑप्शन में दी गई बात सही है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी है द्विस्तरीय शासन सरकार, यह गलत है। भारतीय संविधान में द्विस्तरीय सरकार नहीं है, बल्कि त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार भारतीय संविधान के अंतर्गत आती है। शेष ऑप्शन नंबर सी में दिए गई विशेषता को देख लेते हैं। एकल नागरिकता की बात कही गई है, तो एकल नागरिकता भी भारतीय संविधान की विशेषता है और नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। यह एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है।
सार्वभौमिकता, वयस्क मताधिकार, यहाँ पे वयस्क लिखा है, वयस्क होना चाहिए था, शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग। मतलब कि यूनिवर्सल रूप से, एक तरह से सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार का भी प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो ये सभी विशेषताएं संविधान की थी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? सिंपल सा प्रश्न है, 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ के स्वरूप में अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता। अब जैसे इसमें दिया गया कि कोयले का जलना, अगर कोयला जल जाएगा तो दोबारा फिर से कोयला नहीं बन सकता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, अगर भोजन पच गया तो पुनः भोजन नहीं बन सकता। कागज का जलना, कागज जल गया तो फिर से जले हुई राख से कागज नहीं बन सकता। पानी का भाप में रूपांतरण, ये शुद्ध है, क्योंकि पानी का भाप में रूपांतरण होगा और भाप को पुनः ठंडा करके पानी में बदला जा सकता है। तो यह एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, और किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। अतः इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी ऑप्शन, पानी का भाप में रूपांतरण, क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? बहुत प्रचलित रोग है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। पायरिया मुख्य रूप से मसूड़ों को प्रभावित करता है, और मसूड़ों से इससे दांत भी प्रभावित हो जाते हैं। पायरिया एक जीवाणु से फैलता है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और जिस जीवाणु से फैलता है उसे एलेवोलोलारिस कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षणों क्या क्या होता है कि मसूड़ों में खून आता है, दांत ढीले हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आती रहती है। नेक्स्ट है कि फ्लोएक लिखा है, जो कि त्रुटि है, फ्लोएम होता है। का के स्थान पे यहाँ पे माँ होना चाहिए था, फ्लोएम। एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम ऊतक मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी पादप होते हैं उनमें दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पेड़ों में, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम ऊतक का काम होता है जड़ से जल को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के परिणाम स्वरूप बने भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर हैं? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले हमारे भारत में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। लेकिन यदि पंचायती राज व्यवस्था की बात कही जाएगी तो यह व्यवस्था सबसे पहले हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में लागू की गई थी। अधिकांशतः छात्र जल्दबाजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पंचायती राज व्यवस्था की बात कहेगा तो राजस्थान, और पंचायती राज अधिनियम की बात कहेगा तो मध्य प्रदेश। यही आधार है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में मुख्य रूप से कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। आप सभी को पता होना चाहिए कि H2SO4 को रसायन का राजा भी कहा जाता है।
और चूंकि अब तो ड्राई बैटरी आ रही हैं तो उसमें H2SO4 का प्रयोग होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत एक प्रकार से देखा जाए तो इसके चारों तरफ देश और जल दोनों का विस्तार है। तो भारत मुख्य रूप से 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है, और जबकि 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत जलीय सीमा भी साझा करता है। अगर हम स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश आते हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। और ध्यान में है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है इसको शून्य रेखा कहते हैं, जबकि लंबाई में सबसे लंबी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। जेरूशलम को पवित्र भूमि कहा जाता है। जेरूशलम के बैथलेहम नामक स्थान पर ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यह इजराइल की राजधानी है। अगर बगदाद की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। राजधानी आप याद कर लें, एक क्वेश्चन पेट में राजधानी से आता है, और इसके लिए आप निरंतर इसी चैनल पर जो करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाई जाती है उसको आप देखते रहिए, वहाँ से आपकी अधिकांश देशों की राजधानियाँ कवर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य की यदि बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो हमने इसका शॉर्ट्स वीडियो इसी चैनल में बनाया है, आप देख सकते हैं कि विधान परिषद क्या होती है और विधान परिषद किन किन राज्यों में है, और जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है उनको द्विसदनात्मक राज्य कहते हैं। और द्विसदनात्मक राज्यों की संख्या भारत में वर्तमान में 6 है। और आप सभी को बताया था कि द्विसदनात्मक राज्यों को याद करने की एक ट्रिक होती है, तंबाकू। तंबाकू में TMBAK और U आता है। इसमें T का मतलब है तेलंगाना, M का मतलब महाराष्ट्र है, B का मतलब बिहार है, A का मतलब आंध्र प्रदेश है, और K का मतलब कर्नाटक, और जबकि U का मतलब यूपी से है। तो तंबाकू याद रखेंगे तो आपको द्विसदनात्मक राज्य की संख्या याद रहेगी सदैव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या, एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि भारत में द्विसदनात्मक राज्य तो 6 हैं, लेकिन असम और उड़ीसा भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें भारतीय संसद ने विधान परिषद बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, परंतु अभी विधान परिषद का गठन राज्यों ने किया नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाते हैं। चूँकि 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स का गठन किया था, और इसी के साथ ही भारतीय वायुसेना की भारत में नींव पड़ी थी। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ही ऐसा इसे कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख काफ़ी उत्पादक जिला है, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। तो चाहे कोडागू कहें, दक्षिण भारत का कश्मीर कहें, या भारत का स्कॉटलैंड कहें, कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जबकि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो मथुरा की कौन सी कला स्टेलिंग पारंपरिक कला है, तो इस कला को सांझी कला कहते हैं। ध्यान रहे कि सांझी कला मथुरा की स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से हुई है और यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई कला है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 29वां राज्य है तेलंगाना। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को विभाजित करके तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। परंतु ये ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। तो इस प्रकार से यह अब 28वां राज्य हो चुका है। राजधानी हैदराबाद है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी थी। तो यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है और इसको महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा था। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो ये मुख्य रूप से किसको अवशोषित करती हैं, तो यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। अवरक्त विकिरण को इंफ्रारेड रेज बोलते हैं और यह जो अल्फारेड रेज होती हैं ये मानव से के लिए आँखों के लिए अत्यंत हानिप्रद होती हैं और इनको अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं निचले स्तर पर। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ध्यान रखिए भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। एक नेपाल और दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये पाटो है यहाँ का, और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जिसको फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी बिहार के गया जनपद में प्रवाहित होती थी, जिसको वर्तमान में बोध गया कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसकी घटना इस घटना को इतिहास में संबोधि के नाम से जाना गया और तभी से गया का नाम बोध गया पड़ा और उस पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा गया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। तो ध्यान रखेंगे निरंजना नदी या ऑप्शन में फल्गु नदी भी मिल सकता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो वह राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज के पीछे भी एक लंबी कहानी है। अब चूँकि यहाँ पर समय का अभाव होता है इसलिए हम आप सभी को शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं, अन्यथा अगर हम बहुत लंबा डिस्कशन करें तो घंटों का यह क्लास हो सकती है। बस इतना आप जान लीजिए कि कन्नौज पहले राजधानी हर्षवर्धन की थानेश्वर थी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था जो 606 ईस्वी में इस राजा के पद पर आसीन हुआ था अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत। 647 तक शासन किया था इन्होंने और बाद में अपने बहनोई अर्थात इनकी बहन थी, इसका नाम था राजश्री, और उसकी राजधानी कन्नौज थी और उसी को बचाने के उद्देश्य से इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया था। जबकि इसकी मूल राजधानी क्या थी, तो वो थानेश्वर ही थी, लेकिन स्थानांतरित कहाँ किया था, कन्नौज में। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला रणनीति थी। तो वह मुख्य रूप से सेना थी मराठा सेना।
और इस मराठा सेना में इस युद्ध पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिवाजी को जाता है। और शिवाजी ने इस छापामार युद्ध अर्थात गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग मुगलों के विरुद्ध किया था। ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखें, ये डांसिंग गर्ल है जो कांसे की नर्तकी है, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और सिंधु सभ्यता का विस्तार हमारे पश्चिमोत्तर भारत में था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो प्रथम कार्यकर्ता जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी उनका नाम था हसरत मोहानी। लेकिन एक प्रश्न का आप सदैव ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्रश्न ये पूछ लिया गया होता कि कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और यह निर्णय लिया गया था कि जब भविष्य में भारत आज़ाद होगा तो 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन जाने के बावजूद भी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाना था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते 30। लिखा कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो जो कि स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे मुख्य कारण था बंगाल विभाजन का विरोध करना। आप सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो सबसे पहले 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था और 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। आप सभी को पता होना चाहिए कि कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक से औपचारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल विभाजन का विरोध करना। बावजूद इसके 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था। इसके पीछे इनकी रणनीति ये थी कि अंग्रेजों को अंग्रेजी के अलावा कुछ भी नहीं आता था और चूँकि अब हमारे भारत में हिंदी, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं का प्रचलन था और इन भाषाओं में क्या बातें हो रही हम भारतीयों में या समाचार पत्रों में, इस बात से ये लोग पूर्णतया अनभिज्ञ रहते थे। तो शायद यही कारण रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया और काफ़ी हद तक इस कार्य में सफल भी रहे। और आज हिंदुस्तान जैसे देश में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है। यह भारत के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? भाई, जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर 300 साल तक शासन किया, उनके द्वारा जो अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ लाई गई, आज उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, जैसे समाज की मांग है उसी प्रकार से कार्य हो रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार, एक उदाहरण कौन सा है भैया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के बारे में बताना है। यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा पड़ा और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। आप सभी को बताना है कमेंट में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में किया गया है कि इस अधिनियम के बारे में किसने कहा था
कि यह एक ऐसी कार थी जिसमें इंजन तो नहीं था परंतु ब्रेक थी। यह इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में किसने अभिव्यक्त किया था? आपको कमेंट में बताना है। खिलाफत मुद्दे को उठाने में के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मतलब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को क्यों चलाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये निर्णय लिए थे? वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता और बंधुत्व की भावना लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था और तुर्की के खलीफा के अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात होने वाली 1918 की एक संधि थी जिसको सेवर्स की संधि कहा गया था। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन चलाया गया था ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता आ सके। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो व्यापक अंतर पाया जाता है थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका कारण क्या है? कारण जान लेने से आप इस प्रश्न का कभी भी उत्तर भूल नहीं सकते। देखिए कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो कि बालू रेत की मात्रा अधिक होती है और रात के समय क्या होता है कि सूर्य तप मात्रा में को तीव्रता से वापस लौटा देता है और दिन में रेत अधिक सूर्य तप को ग्रहण करती है। यही कारण है कि दिन और रात में जो बलुई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान में अधिकतम अंतर होता है। अर्थात बालू एक प्रकार से दिन में ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है जबकि रात में उन बालू के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण ऑक्सीजन के प्रवेश हो जाने से ठंडी हो जाती है। यही कारण होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन और रात के बीच तापांतर सर्वाधिक होता है। विश्व को कितने, अब यहाँ पे इस प्रश्न से आपको पता हो जाए कि कोई भी मरुस्थल होगा तो वहाँ दिन और उसमें रात और दिन के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, रट नहीं सकते, जीएस का व्यापक क्षेत्र है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है? कुल 24 जोन में। पूरी दुनिया में कुल 24 जोन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? रुग्णता। रुग्णता का मतलब होता है कमजोरी। कमजोरी से किसी प्रकार की जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता। प्रवसन का मतलब होता है माइग्रेशन। जब कोई जनसंख्या जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल करके शहरी क्षेत्रों में जाते हैं तो एक प्रकार से शहरों में उनका प्रवसन हुआ तो जनसंख्या कम हुई, परिवर्तन हुआ। कुछ लोग विदेश चले गए तो भारत की जनसंख्या में परिवर्तन पड़ रहा है। मृत्यु से होता है, जन्म से भी बढ़ती है जनसंख्या। तो प्रवसन से शहरी क्षेत्रों में बढ़ती, ग्रामीण से बढ़ती, सभी कारण है, लेकिन रुग्णता से कोई प्रभाव जनसंख्या पर नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कावारत्ती। आप सभी को पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप का उदाहरण है। इसको एटॉल भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कावारत्ती है और इसके अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं और ये 36 द्वीपों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग पहुंच चुके हैं जो इस क्लास का आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। क्या कहा गया कि निम्न स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ये बताना है आपको। तो स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य मुख्य रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया जाता है जबकि इसको स्वीकृति अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जबकि पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जबकि उपाध्यक्ष प्रथम अरविंद पनगड़िया साहब थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसायों को शामिल किया गया है।
तो वो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र है। ध्यान रखिए कि निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व यानी किसी एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र के व्यवसाय सरकारी नियंत्रण से प्रायः मुक्त होते हैं और इसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विकास मिलता है। तो इस प्रकार से यूपी SSSC पेट परीक्षा में 2022 में आयोजित की गई 2 तिथियों की 4 पालियों की परीक्षा में आज हम लोगों ने 16 तारीख के प्रथम शिफ्ट के प्रश्न पत्र को देख लिया है। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अंतिम पेपर बचा है जो कल आप लोगों को इस क्लास में मिल जाएगा इस चैनल पर, और इसके बाद फिर हम लोग यूपी SSSC पेट, दिल्ली पुलिस और संभावित SSC GD और यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम सभी लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चनों को करंट अफेयर्स और 40 प्रश्न GS के साथ प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि यह क्लास आप सभी के लिए लाभप्रद महसूस होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।